हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की रचना है तो संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो ठीक है, ये थी रांची की पार्टी। रांची में एक स्वराज पार्टी हुई थी जो, ठीक है, तो उसने आत्मनिर्णय से अधिकार की मांग की थी और एक प्रस्ताव पारित किया था। कब हुआ था? 1934 में हुआ था ये, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, तो ये कब हुआ? स्वराज पार्टी ने 1934 में किया था। सेकंड क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये एम एन रॉय होंगे। ठीक है, एम एन रॉय हैं। ठीक है, उन्होंने 1934 में किया था। थर्ड क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसने किया था? तो ये क्रिप्स मिशन ने किया था। आरओ में पूछा गया था क्रिप्स मिशन कितनी बार भारत आया था। ठीक है, तो वैसे तो डीप नॉलेज बहुत ज़रूरी हो गई है अब के पेपर्स के लिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स को साथ में रखना है और जो भी पढ़ना है उसमें थोड़ी डीप नॉलेज लेके, ऊपरी तह पे पढ़ना आप अभी के जो भी पेपर्स आ रहे हैं उनके लिए तो ठीक नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है। तो ये है एक निर्वाचित संविधान सभा। ठीक है, ये एक तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, और इसमें हो जाएगा कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने 1942 में दिया था। और ये कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात। ठीक, इससे थोड़ा ध्यान रहेगा कि टाइमिंग क्या थी क्रिप्स मिशन की। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है लिंक करना चीज़ों को। क्वेश्चन 4, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ठीक है, जैसे होता है ना कि ये पूछते हैं कि जैसे आज के टाइम में ले लीजिए कि कितने लोगों पे कितने डॉक्टर्स हैं। ठीक है, उसी तरह एक क्लास में मान लीजिए कि एक क्लास में एक मॉनिटर है। ठीक है, उसी तरह ये भी था, तो उसमें हो गया 10 लाख पे एक व्यक्ति। कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया। ठीक, 1946 में आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होती थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्वेश्चन 5, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आई होप सबको पता हुई है। एक पैथिक लॉरेंस थे, एक एलेक्जेंडर थे और एक स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, ये कब आया था? 1946 में। तो विलियम वुड नहीं थे। ठीक, कौन कौन क्या था? जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। ठीक, पैथिक लॉरेंस जो थे वो भारत सचिव थे और अलेक्जेंडर जो थे वो नौसेना मंत्री थे। क्वेश्चन 6, संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय जो संविधान सभा था उसका गठन किस पे किया गया था? तो ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन 7, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक है, वायसराय में कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। ठीक है, ये वाला चीज़ ध्यान दे दीजिएगा, एक बार फिर से रीडिंग कर लीजिएगा। क्वेश्चन 8 जो है, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो ये राधा कृष्णन जी नहीं थे, बाकी राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम थे। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, 2 सितंबर 1946 से। और इसमें राजगोपालाचारी
शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि, और जगजीवन राम जी जो थे वो श्रम थे, श्रम से रिलेटेड थे। तो जीवन में बहुत श्रम करना पड़ता है, ठीक है, तो एक ये याद रहेगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़ा नाम, मतलब ये सारे नाम बहुत बड़े हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद जी खाद्य से रिलेटेड थे और राधा कृष्णन जी इससे जुड़े नहीं थे। 9 क्वेश्चन, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। तो ये बात सही है, ठीक है। कार्यकारी जो वेवेल ये योजना आई थी जो 39 की आया है, आई थिंक 39 या 35 के अलावा इसी के अराउंड है कुछ, ठीक है। तो इस समय कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, तो ये बात सही है। वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अरे बाबा, ये तो नहीं है, ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। 43 एक सेकंड देखते हैं क्या था, टाइम देखते हैं। तो अक्टूबर 1943 में लिनलिथगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे, ठीक है। इनके स्थान पे 43 में लिनलिथगो के स्थान पे जो वेवेल थे, इनका पूरा नाम वेवेल था एक्चुअली, आर्कीबाल्ड वेवेल करके था, तो ये वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। वे भारतीय सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। 1945 में उन प्रस्तावों को वेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया था। 1945 की बात है, ठीक। और वेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि वगैरह प्रावधान थे। ये प्रावधान पूछे जा सकते हैं, ठीक है। वेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध को दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और सांविधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना नहीं था, ठीक है, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। तो पहला सही हो गया और दूसरा गलत। क्वेश्चन 10, कौन से कथन भारतीय संविधान के विषय में सत्य हैं, ठीक है। तो पहला है कि वयस्क मताधिकार पे भारत जो संविधान सभा थी उसके बारे में पूछा है, तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, ठीक है। और उसके अलावा फिर सेकंड है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। चौथा और तीसरा बिल्कुल ठीक ठीक दिख रहा है, ठीक है। देखिए, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, ठीक। अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। देखिए, अगर प्रत्यक्ष होता तो इसका क्या मतलब होता, मतलब ये होता कि आज के टाइम के जैसे एक एक लोग जा रहे हैं ना, एक एक लोग जाके बोल रहे हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, ये बंदा हमारा नेता बनेगा, उसी तरह वही एक एक लोग जाके वोट दे रहे हैं कि हाँ इन्हीं को डायरेक्टली वो वोट दे के बना रहे हैं। तो वैसा तो नहीं है था ना, एक पहले से एक बना बनाया मंडल था, ठीक है। वो उसने फिर आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में वोट दिए और तब मतलब सरकारें बनी, संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। और इसके अलावा तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष था और इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ठीक है। ये सीधे सीधे बात कह रहा है कि वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे, ये ठीक है, बहुदलीय तो थी ही, और इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का भी गठन किया, ये ठीक है। इस वाले में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ना, इन दो बातों में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। पहली बात, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी ये, ठीक, और दूसरी बात कि ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने देख लिया है ऑलरेडी, ठीक है। 12 क्वेश्चन है कि इसमें गलत पूछा है, तो इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया
उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये ठीक है, प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। सेकंड है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये भी बात सही है, ठीक है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर हुआ था। ये वाला गलत है, हमने अभी देख लिया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। ठीक है, यही तो बातें थी। ठीक है, इन्हीं के आधार पे सीमित रखा गया था मताधिकार, वरना एक गरीब से गरीब इंसान भी वोट देने के भाई वोट देने के लिए क्या चाहिए होता है, जाइए आप अपना अंगूठा का नाम अंगूठा लगा दीजिए, काम ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं था उस टाइम पे भी। क्वेश्चन 13, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा ने सदस्यों को क्या किया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन 14, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। रिपीटेड है, संविधान सभा। तो ये 16 क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, जो अस्थाई थे, पहले अस्थाई अध्यक्ष हुए, ठीक है, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, तो और ये पहली जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। रटा होना चाहिए इस ज़बान पे, बिल्कुल टिप पे होना चाहिए ये। फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। उसमें अध्यक्ष चुने गए थे जो अस्थाई थे, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर 1946 को जो हुआ था बैठक, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। फिर क्वेश्चन 17 देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 18, अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा, रिपीटेड है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रिपीटेड है। ठीक है, क्वेश्चन 20, अध्यक्ष, रिपीटेड। क्वेश्चन 21, हाँ, ये है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी। ठीक है, प्रथम अस्थायी उपाध्यक्ष या अंगूर सजरा खाइए, अच्छा है। ठीक, तो प्रथम अस्थायी उपसभापति या उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति या अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। ठीक है, ये भी एक सवाल है, फ्रैंक एंथोनी का नाम याद रखिए। ठीक है, और एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे। अब अगर क्वेश्चन बनना होगा तो ये बनेगा, ठीक है, यूपी में, कि उपसभापति कौन थे, अस्थाई और अस्थाई, क्योंकि सभापति तो बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, तो जो एंथोनी भाई साहब थे वो उपाध्यक्ष थे अस्थाई, और जो एस.सी. मुखर्जी साहब थे वो थे उपाध्यक्ष स्थाई। क्वेश्चन 22, स्थापना कब की गई थी? ठीक है, मैंने कहा टिप पे रटा होना चाहिए, बहुत पुराना है लेकिन आता है अभी भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक सेकेंड। संविधान सभा का गठन कब हुआ? ठीक है, अब ये बताने वाली बात नहीं है, दिसंबर 1946 हो गया। क्वेश्चन 25 देख लीजिए, प्रथम अधिवेशन ऑलरेडी हमने देख लिया है। रिपीटेड सारे क्वेश्चन आएंगे अभी थोड़ी देर तक, आई थिंक। हाँ, क्वेश्चन 27, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये 22 जनवरी 1947 को किया गया था। ठीक है, ये डेट एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? तो भारत को एक संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ये कई बार पूछा गया है कि किसने प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा के सामने।
ठीक है, आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बनी। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी ने इसे पेश किया था और उसके बाद यही आगे चल के प्रस्तावना का प्रारूप बना। 28वां क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो नेहरू जी ने रखा था। 29 उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? नेहरू जी द्वारा किया गया था। और क्वेश्चन 30, संविधान सभा के निर्माण से संबंधित निम्न से कथनों पर मतलब कौन से कथन सही हैं? तो पहला है कि पंडित नेहरू ने के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, एकदम ठीक बात है। ठीक है, और संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, बिल्कुल ठीक बात है, वो पहली लाइन वही है ना, हम भारत के लोग। ठीक है, और चौथा है कि राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। भैया कहाँ करते हैं बताइए? राष्ट्रपति को आप जा रहे हैं देने के लिए तो नहीं करते हैं, तो गलत है ये प्रत्यक्ष न हो के अप्रत्यक्ष हो गया। ठीक है, तो कौन करता है राष्ट्रपति को निर्वाचित? आज का चैप्टर यही होना चाहिए कि पता करें कि राष्ट्रपति कौन है, क्या है, और अगर आता है तो भी एक बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो सीधे एग्ज़ाम में समझ में आता है कि ओ ये इसमें क्या होगा। ठीक है, तो रिवीज़न करते रहिए। संसद एवं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। निर्वाचित सदस्य इसमें इंपॉर्टेंट लाइन हो जाए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ निर्वाचित ही होते हैं। ठीक है, मनोनीत वाले नहीं होते। क्वेश्चन 31, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। पहले के लोगों को रटा होता था ये, लेकिन खैर अब नहीं पूछता है। शायद एक रिसेंट में एक एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा है ये, एग्जैक्टली नंबर दे के 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और इस दौरान इसके कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, अब वो 12 के नज़दीक हो गए, इस वजह से 12 कर लिया होगा उन्होंने, या अभी देखते हैं इसमें शायद एक आगे लिखा हुआ है कि क्या हुआ था, एक प्लस कैसे हो गया। ठीक है, तो 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1939 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन का अंतिम दिन था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को संवेद हुई थी। ठीक है, एक तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत तो कर लिया गया था 11वें अधिवेशन तक, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा बैठक हुई। ठीक है, अधिवेशन हुआ एक ऑलरेडी, तो जबकि सदस्य द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, हस्ताक्षर वाली बात रह गई थी, तो वो 24 जनवरी 1950 को हो गई। ठीक, ओके। क्वेश्चन 32, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो हम मानेंगे 24 जनवरी 1950, ना कि 26 नवंबर 1949। पहला ऑप्शन नहीं होगा, सी वाला ऑप्शन होगा, 24 जनवरी 1950। 33, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, क्वेश्चन 34, एक सेकेंड, इसमें मिलान करना है। ठीक है, तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे एस.सी. मुखर्जी साहब। आप डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष मुखर्जी साहब थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ये थे मुंशी जी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णाचारी। एक्चुअली ये राजस्थान स्पेशल वाला क्वेश्चन है ना, इस वजह से राजस्थान पे इतना ध्यान दिया है। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, और जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे।
संविधान सभा के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव। इनका पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिंह राव। 4 बार क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में। ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, 35 हो गया। क्वेश्चन 36, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो BN राव द्वारा किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, BN राव का नाम याद रखें। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। ये भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी बहुत फैक्ट पूछ देता है। तो इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए, संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। 13 से लेकर 26 नवंबर 1949। ठीक। 38 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1939 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्ताव, ठीक है, में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। उद्देशिका जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें लास्ट में एक डेट आती है, यही वो डेट है। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसके अंतिम रूप देने की तारीख 26 नवंबर 1949 को मानी जाती है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए थे। ठीक है, ये भी याद करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछ देता है कि क्या क्या हुआ था। नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हुए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 नवंबर 1950 से प्रभावी हुए। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 26 नवंबर को और क्या क्या हुआ था। तो एक बार फिर से अच्छे से ध्यान से पढ़ लें इसे। ठीक है, और फिर बाकी जो उपबंध थे वो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, ग्रहण करते हैं। 39 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अब ये नहीं बताऊंगी, गुस्सा गई मैं। 40वां क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। 41, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? बाबा रे, कितनी बार पूछा है। अच्छा, बहुत बदमाश है। मान लीजिए कि अगर एक ही क्वेश्चन 4 बार पूछा है, तो यार आप एक साथ कर दो ना उसको, अलग अलग क्या किए हो, फालतू में चैप्टर बड़ा कर दिए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए क्यों किया गया? क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो ये हुआ ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उसका लाहौर का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, तो उस टाइम इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी, और फिर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया, और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्र हो चुका था, और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया, और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, जिन्हें नहीं पता है ये बात एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लें कि क्या रीज़न था कि कब क्या मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन में देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। 45 रिपीटेड है। ठीक है, 46 अधिनियमित कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, हमने बहुत बार पढ़ लिया। 47 हमने बहुत बार पढ़ लिया। 48 BR अम्बेडकर। ये देखिए, इतना परेशान हो गए हैं कि ये सब खुद ही लिख दिया है एक्सप्लेनेशन में। उपयुक्त देखिए।
व्याख्या उपयुक्त देखिए। 48 क्या है? B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो ये हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था क्या? जी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। तो 1940 में संपन्न भारतीय संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के, तो पहले जो स्टार्टिंग में हुआ था ना, तो हुआ था ये कि वो बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तो ये आ गए इधर बम्बई प्रेसिडेंसी में। और वहाँ पे एक लोग थे, उनका नाम था M.R. जयकर, तो उन्होंने जब सीट खाली की तो उन्होंने फिर उसके बाद उनकी जगह से अम्बेडकर साहब लड़े। ठीक है। यद्यपि विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी ये अभिष्ट विकल्प नहीं है। क्यों हो सकता है? क्योंकि अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने, अब ये सवाल पूछने के ऊपर है, मतलब सवाल क्या पूछा। अगर प्रथमतः बोला है तो पूर्वी बंगाल आप कर सकते हैं, लेकिन अंततः बोला है तो आप बम्बई प्रेसिडेंसी मारिए, और कुछ नहीं बोला है तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी मारिए। ठीक है। 49 में क्या था? 50वां देख लीजिए। नहीं, क्या था? हाँ, 49 क्वेश्चन। तो जन्म और मृत्यु पूछा है, ठीक है, अम्बेडकर जी की। तो 1891 और 56 रट लीजिए, कुछ नहीं तो कहीं लिखने के ही काम आ जाएगा। ठीक है। 1891 और 56, 1956, मतलब आज़ादी के कई साल बाद तक भी थे ये। क्वेश्चन 50, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के परिणाम के। ठीक है, ये तो है भाई। ठीक है। और सेकंड है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। यह तो ठीक बात है। 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। ठीक है, ये बात सही है। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। ठीक बात है। एक अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा जाता है। ये भी बात ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ये। ठीक है। अगर ये एक्सप्लेन कैसे नहीं कर रहा है, अगर मान लीजिए ये कह देता कि आवश्यकताओं की जैसे पूर्ति करता है, तो ये बताता कि कैसे पूर्ति कर रहा है। वो बता रहा है कि हाँ कैसे का आंसर। अगर एक सवाल पूछिए कि कैसे, तो वो अगर उसका आंसर दे रहा है तब तो कारण ठीक है, वरना नहीं। ठीक है। तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है, और भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक ग्रहित संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण नहीं सही है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी आज़ाद जी ने। ठीक है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस करने के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए? तो महात्मा गांधी जी थे। मुझे लगता है वो सही हुए थे कुछ हद तक। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं? सही बात है। भारत में सब कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है, जिसके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक। और जब अपनाया जा रहा था संविधान सभा द्वारा इसे, तो तभी की बात है, उन्होंने तभी कहा था, मैं थी वहाँ पे। क्वेश्चन 55, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है।
ठीक है, तो ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। क्वेश्चन 53, संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था, किसने कहा? ऑस्टिन ने कहा था। ऑस्टिन। नहीं याद होता है तो कहीं कहीं लिख के रख लीजिए, पुर्ची पड़िया मतलब पर्चे वर्चे बना के वो स्टिकी नोट्स ये वो कहीं चिपका दीजिए, ठीक, याद हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। और वो लिखने, अच्छी बात ये है कि मेंस वेंस में लिखने के काम आता है, ठीक। देखिए सबसे अजीब बात, इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है, ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और इनकी बुक का क्या नाम था? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बैटरी डाउन। 57, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? सभी को पता होगा, 15 महिलाएं थीं। चलिए इसी के साथ हमारा वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, बैटरी भी डाउन हो गई है, सारा काम हो गया है। तो अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।